हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। इससे पिछली कक्षा में हमने जो मैटर पढ़ा था उसी मैटर से संबंधित ये वीडियो आपके लिए। वहां पे अपन ने बात की थी, देखो धारा घनत्व के बारे में बात की थी। ये कर रहे थे अपन लास्ट पॉइंट में धारा घनत्व। धारा घनत्व इंडिकेट किससे किया था अपन ने? जैसे इंडिकेट किया था। डिफाइन कैसे किया था? J इक्वल से I बाई ए, यानी आपने ये कहा था कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा वो क्या कहलाती? धारा घनत्व। ठीक है, इससे संबंधित एक दो बातें मैंने आपको ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, कंफ्यूज भी पैदा होता है, तो उस कंफ्यूज को भी एक बार अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। दो बातें मैंने बताई थी। एक तो ये कहा था आपको कि धारा घनत्व, धारा है वो अदिश राशि होती है और धारा घनत्व कौन सी राशि है? सदिश राशि है। पहली बात तो ये थी, धारा अदिश राशि और धारा घनत्व है सदिश राशि। इसके साथ साथ एक बात और बताई थी आपको कि क्षेत्रफल पे धारा का मान क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। इससे पहले वाले वीडियो में अपन एक पाइप मान के समझा था उस पॉइंट को कि क्षेत्रफल पे धारा का मान निर्भर नहीं करता, जबकि धारा घनत्व है वो क्षेत्रफल के मान पर निर्भर करता है। तो दोनों बात ध्यान रखना। अब इसकी बात करने अपन मात्रक और विमा कि मात्रक और विमा क्या थी इसकी। तो मात्रक क्या बनेगा? देखो यहां से J इक्वल्स I बाई ए है अपने पास से। मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये बनेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी? विमा के लिए देखो एम्पियर है, बात वही अपनी आ जाती है। भौतिक मात्रक से ही अपने को विमा लिखने के लिए, लेकिन कुछ क्वांटिटी मैंने बताई थी आपको कि कुछ क्वांटिटी हैं उनको भौतिक मात्रक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज विमीय सूत्र में लिखे जाते हैं। इसके लिए विमा कितनी हो जाएगी? मीटर स्क्वायर है, अपन ये तो लिखते हैं MLT में, तो मीटर स्क्वायर है, M का पद तो 0 है, छोड़ देते हैं। L का पद है मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा कितना हो गया? एम्पियर मीटर इनवर्स 2 कितना हो जाएगा? यानी L माइनस 2 और साथ में एम्पियर है A। ये क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र। ठीक है, विमा की बात हो गई, अपने मात्रक की बात हो गई। इसके साथ अपन बात करें, जैसे मान लो इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें, इसका सदिश रूप, तो सदिश रूप अपन कैसे लिखेंगे? सदिश रूप क्या बनेगा इसके लिए? ये फॉर्मूला अपने पास J इक्वल्स में I बाई ए। इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं कि I इक्वल्स J डॉट ए, I वेक्टर इक्वल्स में J डॉट ए। ये बनेगा कितना हो जाएगा? I इक्वल्स J ए कोस थीटा कह सकते हैं। यहाँ पर एक क्या है? क्षेत्रफल है। यदि अपन अल्पांश की बात करें तो अल्पांश में इसी फॉर्मूले को लिखे तो अपन कितना बन जाएगा? डेल आई बन जाएगा। डेल आई इक्वल्स J डेल ए कोस थीटा लिख देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ से J का मान चाहिए अपने को, J इक्वल्स I बाई ए कोस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी अपन इसे लिख सकते हैं, या ये फॉर्म भी अपन इसकी सदिश रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, यदि अपन बात करें एक निश्चित क्षेत्रफल की, कि निश्चित या परिमित क्षेत्रफल की बात करें कि परिमित क्षेत्र के लिए यदि अपने को मान निकालना हो तो परिमित क्षेत्र के लिए कितना हो जाएगा? जैसे अल्पांश की बात अपन ने की है, अल्पांश में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो क्या हो गया? I, इधर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन J या तो डॉट ए, या फिर I इक्वल्स इंटीग्रेशन J डेल ए कोस थीटा। ठीक है, डेल भी लिख सकते हैं, डी ए कोस थीटा भी कह सकते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल की बात है तो डेल ए भी दर्शा सकते हैं और डी ए भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इससे अपन इसका समाकलन रूप भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा कहें कि परिमित क्षेत्रफल की अपन ने बात की थी, तो परिमित क्षेत्रफल के लिए ये मान बन जाएगा, या फिर इसका समाकलन रूप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो थी किसकी? अपनी धारा घनत्व की। अब यदि अपन बात करें इसके बाद कि धात्विक चालक हैं उनमें आवेश का प्रवाह है वो किस प्रकार होता है? धात्विक चालकों में आवेश का
प्रवाह किस प्रकार होता है, आवेश प्रवाह। ठीक है, धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह। देखो सीधी सी बात है, अपन कोई भी अपन धात्विक चालक की बात करें, मान लिया कोई भी धात्विक चालक है जिसमें अनेकों इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान हैं, क्वांटिटी में भी अपन एक बार ही मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसमें n इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन तो चालन नहीं करते, कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो भी कौन से, जो किसी नाभिक की बात करें तो नाभिक के बाह्यतम कक्षाओं में, जो बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ बहुत ही कमजोर सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, बहुत कम, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दुर्बल आकर्षण या फिर सहसंयोजक बंध बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कमजोर उस सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से इस नाभिक के प्रभाव में न आकर फ्री रूप से क्या कर सकते हैं, आसानी से पूरे धात्विक चालक में गमन कर सकते हैं। पूरे धात्विक चालक में गमन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसका कार्य करेंगे, चालन का कार्य करेंगे। बाकी नाभिक के निकटतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चालन का कार्य नहीं दर्शाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से इसमें चालन का कार्य करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे अपन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर इन्हें ही अपन कह सकते हैं चालन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफाइन करना चाहिए अपन सीक्वेंस में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि धात्विक चालकों में वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर चालन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नई बात समझ में। अब देखो इसमें चालन इलेक्ट्रॉन है तो क्या चालन इलेक्ट्रॉन गतिशील रहेंगे, ये बात भी ठीक है कि चालन इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने धात्विक चालक है, इसके बाह्य कोई भी विद्युत क्षेत्र इस पर अवेलेबल नहीं है, तो भी ये इलेक्ट्रॉन गतिशील तो रहेंगे। लेकिन फर्क कितना सा रहेगा कि जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा उस अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन टेढ़ी-मेढ़ी गति, इलेक्ट्रॉन टेढ़ी-मेढ़ी गति, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एक निश्चित डायरेक्शन में गति नहीं करेंगे। तो इस टेढ़ी-मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहेंगे, यादृच्छिक गति। ऐसा कह सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन टेढ़ी-मेढ़ी गति या यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, और उस यादृच्छिक गति की अवस्था में, या फिर ऐसा कहें, देखो यादृच्छिक गति करते हैं, जैसे गैस के पात्र की बात करें अपन, कोई भी गैस का पात्र है, इसमें गैस के अणु विद्यमान है, तो ये गैस के अणु, स्टूडेंट्स गैस के अणु हैं, वो कैसे गमन करते हैं, एक दूसरे की तरफ भी गति करते हैं, इनकी भी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत, कोई किधर गति कर रहा है, तो सेम ऐसी गति किसकी होगी, इन धात्विक चालकों की होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के अभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कौन सी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। ध्यान रखना। इसके साथ साथ यादृच्छिक गति में देखो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत या किधर भी गति करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना आप कि इस अवस्था में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की अवस्था में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी समेशन v वो कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखना कि यादृच्छिक गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि अपन अब ऐसा कह दें कि ये तो यादृच्छिक गति की बात थी, तो इसमें तो अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा, तब तो यादृच्छिक गति कर रहे हैं, लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया तब कौन सी गति होगी, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र यदि अप्लाई कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन की गति कौन सी हो जाएगी, अपवहन गति हो जाएगी। अपवहन गति, या फिर इसे अपन अपवाह गति भी कह सकते हैं, अपवाह गति। ठीक है, दोनों बातें हो गई, अपवहन गति या अपवाह गति। ठीक है, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद देखो अवस्था कौन सी बनेगी, जैसे मान लो इस चालक को किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया आपने,
ठीक है, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो पहली बात तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की गति कौन सी दिशा में होगी। इससे पहले भी बात हुई थी अपनी कि इलेक्ट्रॉनों की गति कौन सी दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। यानी इलेक्ट्रॉन गति किधर करेंगे, इधर धारा किधर से प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब बात की अपन ने कौन सी, अपवहित गति या अपवहन वेग की। अपवहन वेग की डिफाइन करना चाहेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो एक निश्चित दिशा में यानी संरेखित रूप से गति करते हैं। वो गति कौन सी कहलाती है, अपवहन गति कहलाती है। वो गति तो कौन सी थी, अपवहन गति। और अपवहन वेग क्या हो जाएगा, अपवहन वेग की यादृच्छिक गति, सॉरी अपवहित गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत, अपवहित गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत, वो क्या कहलाएगा, अपवहन वेग कहलाएगा। ठीक है, इंडिकेट किससे करेंगे इसको, वीडी से। वीडी से यानी टोटल वेग हो गया औसत वेग। औसत से मतलब क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 5 का वेग हो गया। V1 से लेकर मान लिया V5 तक है, तो सबको जोड़ के अपन 5 से डिवाइड किया तो वो किसका मान बन जाएगा, अपवहन वेग का मान बन जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें इसके लिए कि अपवहन वेग है, तो अपवहन वेग की ये बात तो हो गई। अब ऐसा कहें कि अपवहन वेग का फॉर्मूला कितना होता है, कि अपवहन वेग निकाले किससे, तो उस अपवहन वेग के फॉर्मूले की अपन व्युत्पत्ति करते हैं। कितना हो जाएगा अपवहन वेग, जैसे मान लो अभी अपने पास कोई धात्विक चालक था, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने मान लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। अब जब तक दो कंडीशन अपने पास, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया अपन ने और एक बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। तो पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र से इसे कनेक्ट नहीं कर रखा। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे। तो मान लेते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों का वेग u1, u2, u3 ... un। ठीक है, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पर अप्लाई करेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करें तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक निश्चित दिशा में संरेखित होंगे और कौन सी गति करना शुरू कर देंगे, अपवहन गति। कौन सी गति करेंगे, अपवहन गति। तो अपवहन गति करेंगे उस समय मान लेते हैं कि इनका वेग कितना है, v1, v2, v3 ... vn। यानी n इलेक्ट्रॉन है तो अपने प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग मान लिया। ठीक है, अब तीसरी बात और आती है कि अपवहन गति करते हुए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करेंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे। उस टक्कर को क्या कहेंगे अपन, टॉर्क या विश्रांति काल। क्या कहते हैं, टॉर्क से इंडिकेट करते हैं और विश्रांति काल उसे कहते हैं। क्या बनेगी डेफिनेशन विश्रांति काल की, विश्रांति काल की दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर में लगा समय, टक्कर या संघट में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। जिसे इंडिकेट किससे किया अपन ने, टॉर्क से किया है। तो टॉर्क मान लेते हैं कि क्रमागत इलेक्ट्रॉन उनकी टक्कर में लगने वाला समय, मान लिया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले के लिए टॉर्क 1, दूसरे के लिए टॉर्क 2 और nवे के लिए कितना, टॉर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब तीनों बात अपने पास आ गई। अब अपन गति का समीकरण जानते हैं। गति का प्रथम, न्यूटन की गति के नियम में प्रथम नियम क्या था, v = u + at। यही था अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको लिखना चाहिए। यहां पर भी देखो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में या विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले का वेग, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद का वेग, और ये आ गया समय। तो एक तरह से टॉर्क है, विश्रांति काल है, एक तरह से है तो समय। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो कितना बनेगा, ये लिखो। ये तो कौन सा है कि विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद का वेग, यानी अंतिम वेग था। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद का वेग कितना हो जाएगा, देखो v1, v2, v3 ... vn हो गया प्रत्येक के लिए अपने पास।
दूसरा u कितना हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, ठीक है। प्लस a त्वरण है, त्वरण को एज इट इज रख देते हैं, t है उसके जगह कितना है टॉर्क 1 टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस डॉट 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 टॉर्क n, यही अपने पास टॉर्क n। तो देखो कितना बनेगा यहां से। अब इन सब में मान लेते हैं अपन n इलेक्ट्रॉन माने तो n से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, इसे डिवाइड करेंगे कितना बनेगा देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 शॉर्ट में ले लेते हैं v2 प्लस डॉट डॉट vn, ठीक है, अपॉन n इक्वल्स ये कितना हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन में n प्लस a अपॉन में n और साथ में कितना है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डॉट 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 टॉर्क n, यही अपने पास। अब देखो इसमें बात ध्यान देने लायक यहाँ पे है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 vn, ये तो क्या बन गया, अपन ने दो बातें पढ़ी थी। एक तो मैंने कहा कि ध्यान रखना कि यादृच्छिक गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत वेग तो कितना होता है 0 होता है, और दूसरा ये कहा था कि अपवहित गति यानी विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की गति के वेगों का औसत वेग, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं अपवहित गति करेंगे, अपवहित गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत वो क्या कहलाएगा अपवहन वेग कहलाएगा, जिसे इंडिकेट किससे किया था अपन ने Vd से इंडिकेट किया था। तो ये तो मान बन गया, देखो किसका औसत ही बन रहा है कि v1 पहले इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा चौथा ऐसे n इलेक्ट्रॉन सबका टोटल है और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उससे क्या किया अपन ने डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये तो मान किसका बन गया Vd का इक्वल्स, ये देखो ये यादृच्छिक गति करते हुए इलेक्ट्रॉन है यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, तो इनका औसत कितना था 0, ठीक है, प्लस में आगे वैल्यू कितनी अपने पास a n। दूसरी बात यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 यानी टक्कर में लगने वाला समय वो सब में बराबर है, तो कितना हो जाएगा टॉर्क 1 बराबर मान ले टॉर्क 2 के बराबर टॉर्क 3 के बराबर डॉट 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 टॉर्क n के बराबर हो जाएगा, और इन सब के इक्वल्स में मान लेते हैं अपन टॉर्क के मान लेते हैं। तो ये देखो कितना बनेगा 1 2 3, जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, तो कितना हो जाएगा इसके लिए 5 टॉर्क हो जाएगा। ऐसे अपने पास हैं कितने n इलेक्ट्रॉन है, तो इनका योग कितना हो जाएगा n टॉर्क हो जाएगा, बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा n टॉर्क। आई बात समझ में, n से n कैंसिल, मान कितना बनेगा अपने पास कितना हो जाएगा, देखो Vd इक्वल्स 0 है, इधर कितना बना a टॉर्क। इतनी बात हो गई अपने पास। अब ये बात किसकी है कि गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का त्वरण है अपने पास, तो त्वरण का मान कितना बनेगा, विद्युत क्षेत्र है अपने पास, उसकी सहायता से अपन त्वरण कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, देखो अपन जानते हैं F बराबर कितना होता है m में, ध्यान देना F बराबर कितना होता है m a, यही है, मान किसका चाहिए अपने को a का चाहिए, तो a कितना हो गया F अपॉन m। अब यहाँ पे बात करें अपन F है वो कौन सा बनेगा एक विद्युत क्षेत्र के लिए, तो अपन इसे F ही से इंडिकेट कर दें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है इसका मतलब स्थिर विद्युत बल कार्य कर रहा है वहां पे, तो कितना हो गया F अपॉन में m। अब Fe का यानी स्थिर विद्युत बल का एक विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल का मान आप जानते हो कितना होता है, F इक्वल से QE, यही होता है F इक्वल से QE। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आवेश अपने पास क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इसे ऐसा भी कह सकते हैं F बराबर कितना हो जाएगा EE। देखो साइन यहाँ पे अपन दोनों काम में ले सकते हैं, यदि माइनस साइन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस, लेकिन उसका परिमाण अपन काम में ले तो परिमाण कितना है E है, ठीक है, तो F कितना हो गया EE, मान रख दें यहाँ पे, तो A कितना बनेगा F अपॉन में m, यानी F की जगह तो EE अपॉन में m बन जाएगा। त्वरण का मान आ गया अपने पास, पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट करेंगे तो कितना बनेगा Vd इक्वल्स में a की जगह रख दो EE अपॉन में m और साथ में कितना है टॉर्क, तो Vd कितना बना EE टॉर्क अपॉन में m, ठीक है। ये तो हो गया अपवहन वेग का फॉर्मूला। यदि मान लो एक बात और ध्यान रखना इसमें
कि यदि अपने पास विद्युत क्षेत्र है विभवांतर अपने पास कि विभवांतर दे रखा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपन इसकी सोल्व करें और उस कंडीशन में अपने को विभवांतर दे रखा हो और अपन वेग पूछ ले, तब अपन क्या करें, मान लेते हैं उसके लिए। देखो एक चीज, माना कि कोई भी चालक अपन ने लिया था, ठीक है, और चालक की लंबाई कितनी है, L मान लेते हैं कि L लंबाई है, और उस बैटरी का जिससे अपन ने विद्युत क्षेत्र प्रदान किया था, मान लो उस बैटरी का विभवांतर कितना है, V है। तो इस कंडीशन के लिए विद्युत क्षेत्र है वो कितना बनता है, E बराबर V अपॉन L, ये बनेगा। यानी एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर भी कह सकते हैं इसे, एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर, यानी E बराबर कितना बना, V अपॉन L बना। E का मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपन, ऐसी कंडीशन मानी अपन ने कि चालक की लंबाई कितनी है L और बैटरी के सिरों पर विभवांतर कितना है, V है। तो E की जगह वैल्यू पुट करें तो VD कितना बनेगा, E V टॉर्क अपॉन में M L। तो ये भी फॉर्मूला किसका आया, VD का आया है, ठीक है। अपवहन वेग का फॉर्मूला EV टॉर्क अपॉन में M L भी कह सकते हैं। ये कौन सी अवस्था में, यहाँ पर V विभवांतर, V विभवांतर है, ध्यान रखना कहीं V देखकर आप वेलोसिटी बता दो, वेग से दर्शा दो V को, V क्या है यहाँ पर, विभवांतर है, ठीक है। ये तो कौन सी फॉर्म में है, विभवांतर की फॉर्म में, और ये कौन सी फॉर्म में है, विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आई। इसके बाद अपन बात करते हैं, अपवहन वेग का फॉर्मूला अपने पास डिराइव हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन बात, वो विद्युत धारा और अपवहन वेग के संबंध की बात करेंगे, जो I इक्वल्स NEAVT वैल्यू अपने को प्राप्त होती है, यानी अपवहन वेग और धारा में एक संबंध प्राप्त होता है, वो करेंगे अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।